इंडिया इज़ अ डाइवर्स सोसाइटी एंड जैसा कि हम कहते हैं कि हमारा जो कल्चर है, मैं हिंदू धर्म की बात ना करके मैं सनातन की अगर बात करूं तो हमने हर इंसान को, हर कल्चर को एक तरह से एक्सेप्ट करा। The government has allowed people to speak, but turning that speech into hatred or into abuses is not right. And I personally believe that you create your luck. You create your luck by doing good things. If you are good, then good things come to you. उसको 7 या 8 बच्चे उसके खत्म हो चुके थे क्योंकि वो बेसिक मेडिकल केयर अफोर्ड नहीं कर सकते। राजनीति में अपने आप में नुकसान है। फिर हर पेशे की तरह, चाहे डॉक्टरी हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, हर पेशे की तरह इसमें भी कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, कुछ करप्ट हैं और कुछ अति करप्ट हैं। कुछ हैं जिन्हें पद की दिक्कत होती है, पद मिल जाता है तो दिक्कत होती है, पद नहीं मिलता है तो दिक्कत होती है। कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज बहुत जरूरी होती है किसी भी सदन को चलाने के। मैं पॉलिटिक्स को छोड़ दूंगी तो मेरा कोई नुकसान नहीं, नुकसान पॉलिटिक्स का ही है, नुकसान राजनीति का है। कि आप विधानसभा या लोकसभा में जाएं। क्या बात है, तालियां। डेफिनेटली होना चाहिए। मैं इसी बात को तो कहती हूँ कि हम लोगों के इतने सालों से मेडिकल कॉलेज की डिमांड है, मेडिकल कॉलेज के लिए लैंड भी हो गया, सब कुछ हो, बट अगेन लीडर्स हैव टू बी एक्टिव। नमस्कार सभी को। आज हमारे साथ मुरादाबाद की एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने कि ना ही सिर्फ एक डॉक्टर बनने का सपना पूरा किया, लेकिन लाइफ ने उनको एक उससे भी मुश्किल बैटलफील्ड में उतारा, पॉलिटिक्स। वे सिर्फ एक जिला पंचायत अध्यक्ष ही नहीं, लेकिन उन हजारों लाखों लोगों की आवाज हैं जिनको सिस्टम पर आज भरोसा है। स्वागत करते हैं डॉक्टर शेफाली सिंह का, एक लीडर, एक विजनरी और एक ऐसी स्ट्रॉन्ग फीमेल फोर्स जिन्होंने मुरादाबाद को एक नया नजरिया दिया है। तो स्वागत है मैम आपका हमारे पॉडकास्ट पे। थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए। तो मैम, मैं शुरुआत करना चाहूँगा आपके जीवन की शुरुआत से, और मैम हम भी और हम सारे बच्चे भी, व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसा रहा था, आप कहाँ पर पैदा हुए, पेरेंट्स क्या करते थे, और आपकी चाइल्डहुड की जर्नी ने आपको कैसे आज शेप किया। तो मैम प्लीज़ उस बारे में कुछ शेयर करें हमारे साथ। इंद्रजीत, माय फादर वाज अ डॉक्टर। पापा ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, यूपी गवर्नमेंट मेडिकल सर्विसेज में थे। मम्मी हाउसवाइफ थी। आई हैव 2 elder brothers. Both of my brothers are graduates from IIT and postgraduates from IIM Calcutta. So, achievers की फैमिली रही है, even though I say so myself, क्योंकि मेरे ताऊजी DIG रहे हैं, मामा इनकम टैक्स कमिश्नर, नाना जी डॉक्टर, मामा डॉक्टर, मौसी डॉक्टर, मतलब फैमिली इज फुल ऑफ डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। थोड़ी 3 इडियट्स वाली फैमिली है कि लड़का है तो इंजीनियर, लड़की है तो डॉक्टर, लेकिन है ऐसी फैमिली। So education wise, my family was always in the forefront. मेरी family में the most important thing was education. मेरी family, we were a simple middle class family. पापा की थोड़ी तबीयत खराब भी रहती थी and single income family of 5 थी, तो बहुत आसान भी नहीं था, चीज़ों का अभाव भी रहता था, लेकिन इतना भी नहीं था। हम एक कंफर्टेबल मिडिल क्लास फैमिली थे। संडेज को आइसक्रीम खाने जाते थे, मूवी देखने जाते थे, अच्छे स्कूल में पढ़ते थे, क्योंकि पेरेंट्स का एक ये था कि कुछ करो नहीं करो लेकिन अपना करियर पहले बना के रखो। एंड ऑन टॉप ऑफ इट, चूंकि दादा की साइड, नाना की साइड, दोनों साइड से वी वर आर्य समाजीज, स्ट्रॉन्ग आर्य समाजीज, तो हमारी शुरू से वैल्यूज एंड वांट्स थोड़ी डिफरेंट रही। हमारे यहाँ आज भी हम दाल रोटी ही खाते हैं एंड प्रेफर वही करते हैं। जो चीज़ें आर्य समाज में हमारी एक ही है कि हम स्त्रियों को आगे बढ़ाने की बातें, आज महिला सशक्तिकरण की जो बातें आज हमारे प्रधानमंत्री के वजह से आज समाज में चल रही हैं, ये आर्य समाज में तो एक नॉर्मल बात है। स्त्री का स्थान आगे है, ये आर्य समाज का बेसिक रूट है, और ये हमारे परिवार में हमेशा रहा। पर्दा करना या दहेज प्रथा, यहाँ मैं ये भी बताऊंगी आपको कि मेरी शादी 1 रुपए पे हुई है, मेरे ब्रदर्स की शादी 1 रुपए पे हुई है, एंड वी डोंट सपोर्ट डाउरी सिस्टम। वी आर अ फैमिली, और बिजनौर के ठाकुर होके भी हम लोग डाउरी में बिलीव नहीं करते, लेते नहीं, देते नहीं। तो ये अपने आप में एक हमारे दादा की एक थी कि सोच की इसी
उस पे रहना है तो हम इसी को फॉलो करते थे। बचपन काफी मिस्चीवियस रहा। मेरी पैदाइश देहरादून की है, बट पापा फिर लखनऊ आ गए, तो 1st to 12th आई स्टार्टेड इन लखनऊ। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल अपने आप में फेमस है लखनऊ का। कहीं ना कहीं मेरी जो सोच एक ओपन माइंडेडनेस की रही, वो मेरे स्कूल से भी आई, बिकॉज हमारे स्कूल में बहाइज्म को काफ़ी फॉलो किया जाता था। एंड बहाइज्म, फॉर दोज हु डोंट नो, बहाइज्म इज रिस्पेक्टिंग एवरी कल्चर, accommodating every culture and respecting every culture. And this concept, this ideology is deep seated in me, because India per se, जैसा कि मैं आपसे पहले भी कही थी, India per se is a multi-dimensional society। और अगर हम अपनी ये सोसाइटी तभी प्रॉस्पर कर रही है क्योंकि हर डायमेंशन की आवाज़ है, हर डायमेंशन की रिस्पेक्ट है। हम किसी भी एक डायमेंशन को दबा के या बढ़ा के नहीं कर सकते, तभी हमारी सोसाइटी इतनी सुंदर है और इतनी प्रोग्रेसिव है। आई थिंक मैम बहुत अच्छी बात आपने कही कि इंडिया इज़ अ डाइवर्स सोसाइटी। एंड जैसा कि हम कहते हैं कि हमारा जो कल्चर है, मैं हिंदू धर्म की बात ना करके मैं सनातन की अगर बात करूं, तो हमने हर इंसान को, हर कल्चर को एक तरह से एक्सेप्ट करा। इवन सिंस टाइम्स इमेमोरियल, अगर हमारे कल्चर में कोई बाहर से भी आता था तो हम उनको वेलकम करते थे कि आप आइए, बी अ पार्ट ऑफ दिस कल्चर, आप यहाँ पर रहिए, हमारे रिसोर्सेज का भी अगर आप यूज़ करना चाहते हैं और आप कुछ हेल्प चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो आई थिंक वो ईथोस मैम हमारे कल्चर में हमेशा से रहे हैं, और आज भी हम कहते हैं भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑन द प्लानट। तो वो आज भी हमें दिखता है मैम, एंड बिकॉज ऑफ द वे आवर गवर्नमेंट इज टुडे अलाउइंग द वॉइसेस टू कम फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ द सोसाइटी, तो वो चीज़ आज भी जिंदा है हमारे बीच में। हाँ, the voices are coming from all parts of the society, but herein lies what we lack as a society, and that is the power to censor ourselves. The government has allowed people to speak, but turning that speech into hatred or into abuses is not right. That I strongly condemn. I'll not take names because otherwise things will get very political and very volatile, which the kids should not be witness to. But I'll say that yes, you have the freedom to speech, but your freedom ends where somebody else is being oppressed by your speech, where somebody is being hurt by your speech, somebody is being abused by your speech, then your freedom of speech ends. True. मैम, आपने बताया बचपन के बारे में, कैसे आप लखनऊ में एजुकेशन करी आपने। उसके बाद मैम 12th क्लास के बाद उस समय, जैसे कि हम भी जानते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस नहीं होते थे एक बच्चे के पास में, लिमिटेड करियर अपॉर्चुनिटीज़ होती थी, एंड स्पेशली फॉर फीमेल्स तो हम कह सकते हैं कि मैम 2 ही करियर ऑप्शंस हो सकते थे, या तो आप टीचर बन जाइए, या फिर अगर आप भाई ऐसी फैमिली से आते हैं जहाँ डॉक्टर्स हैं तो आप डॉक्टर बन जाइए। जैसे कि आपने बताया मैम, आपकी फैमिली में तो डॉक्टर्स की, ऑफिसर्स की कमी नहीं थी और एजुकेशन पे फोकस था, तो हम जानते हैं मैम यू बिकेम अ डॉक्टर। बट आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल वुड वांट टू नो कि मैम आपका डॉक्टर बनने के पीछे क्या रीज़न रहा, व्हाई डिड यू चूज MBBS एंड वाज देयर अ मोटिवेशन बिहाइंड इट? सो एवरीवन वुड वांट टू नो मैम कि क्या रीज़न रहा उस चीज़ का। I became a doctor because my elder brother was bad in bio. Okay. My father was a doctor. My eldest brother, he went into IIT. So everybody was like, okay fine, बड़ा बेटा इंजीनियर बन गया, छोटा वाला डॉक्टर बन जाएगा। The younger one, he was like horrible in bio. Okay. Cried when he started biology. नहीं, तो he was like, okay fine, you became an engineer. He went to IITs. So now the burden came on me कि कोई तो पापा की legacy चलाएगा। बिल्कुल। इसका IQ अच्छा है, पढ़ने में अच्छी है, so let's make her a doctor. I wanted to be a teacher. Okay. I wanted to go to Oxford. I wanted to be a teacher of English literature. Wow. I was a district topper in English in class 10th and 12th. And I always had this bent towards English literature. But everybody was like, नहीं, पापा डॉक्टर हैं, एक को तो डॉक्टर बनना चाहिए। तो I became a doctor under family pressure. Okay. सबने जब फोर्स किया तो मैं कहा, okay fine, I'll become a doctor. I entered MBBS when I was 17 years old. Wow. And I became a doctor at the age of 22. A lot of people are entering MBBS at the age of 21, 22 now. But I became a doctor at the age of 22. Wow. And I was young and I was like, okay, fine, I'll become
a doctor. Then I prepared for my post-graduation. I was like, I'll go into research because I have this a little research bent of mind. I have this teaching bent of mind. I'll go into research. I'll become a teacher in a medical college. But I got married to a person who wanted a gynecologist wife. Okay. Very particular, ma'am. He wanted his wife to be a gynecologist, Okay. do private practice in Muradabad because my husband is from Muradabad. Okay. So he was like, he's also from a long line of doctors. So he was like, I want to come back to the Muradabad and I want to serve the people of Muradabad. I want my wife to be a gynec. जी. So I said, okay, fine, I'll become a gynecologist. I became a gynecologist. Then I was having a very good practice, already having 2 hospitals. So the reason you became a gynecologist, ma'am, was just because your husband wanted a gynecologist as a wife, or you chose that field? See, I am a very easygoing person. Okay. A person of least resistance. Go with the flow. I am the sort of person who doesn't get passionate about things. I'm not passionate about things. I am not the sort ki my happiness lies with this particular job profile, or my happiness lies with this particular person, or with this particular post. No, my happiness lies within myself. So I am per se a very easygoing, a people pleaser type of person. जी. My success in politics, as you say, okay, I am successful, is the reason that I don't have a lot of boundaries. I am not the sort ki I will not eat in a certain household, or I will not drink fluid from somebody's hand, or I will not sit and talk to a certain class of person. No, I don't have a problem. I can eat in any household. I can talk with the topmost to the lowmost person. जी. Right from a high IQ scientist level of person, right to a 2-year-old child. I'm easy conversing with people. I'm an easy conversationalist, so I have no problems. So I was like, my husband was like, I want a gynecologist. I was like, okay, fine, what's the harm? जी. There was no harm. Becoming a gynecologist, there was nothing harmful in that. So I became one. Then he said, I want now to enter the politics. That was already a planned thing. My husband, when we got married, he had already told me 10, 11 years later, I will join politics. Somehow the tables and the dices were rolled that way that I became the politician, he became the doctor. So, okay, fine, that was God's plan. Now, again, as I said, I believe in going with the flow. And if I've been handed something, I just try to give my best. If I'm cooking, I'll try to make the best meal. If I'm writing something, I try to make it to the best of my capability. If I'm as a gynecologist, I try to be the best. Now, when I'm a district court chairperson, I try to be the best. Best. And I'm sure. That inborn competitiveness is in me. I try to be best at things. That is there in me. It does not matter what it is. Ma'am, going back to the days of, मैं थोड़ा digress कर रहा हूँ, but going back to the days of when you were prepping for your NEET तो तब नहीं होता था मैम, या फिर PMT, CPMT जो भी होता था. I had an independent exam, so I gave an independent exam. I gave 6-7 exams. जी. तो मैम वो जो exam वाला phase था, because a lot of the students here as well, they are facing those competitive exams now. तो मैम तब के टाइम में और अब के टाइम में वैसे तो बहुत अंतर आ गया है, कंपटीशन में भी, तैयारी के तरीके में भी, रिसोर्सेज में भी बहुत अंतर है, लेकिन एक प्रेशर जो मैम कहीं ना कहीं एक बच्चा फेस करता है, वो आपके साथ भी रहा और वो बच्चों के साथ भी है. हाउ डिड यू फेस विद दैट प्रेशर मैम ऑफ एग्जाम? एंड जैसा कि मैम आपके साथ था, ऑलरेडी पेडेस्टल वाज सेट सो हाई बिकॉज मैम फैमिली इज ऑफ ओवर अचीवर्स, भाई IITian है, तो क्या आपको वो प्रेशर था कि मुझे सक्सेसफुल होना ही होना है? हाउ डिड यू फेस दैट? माय पेरेंट्स ट्राइड टू कंपेयर अस. My parents were always like, see, your brothers are achieving, you should also achieve. I'll tell you one funny anecdote first. जी. When I was in class 9th, our history teacher was a family friend. Now, my brothers were both toppers in history, geography, history. I was very poor at that. Today also, I find no logic in why I should remember that 12 people were sitting around a round table and who were those 12. How is it going to help me? I'm very interested in history. I read a lot of historical books, but I simply, for the life of me, don't understand why I need to remember those 12 names. How is it going to help me? So I was not a very good history student. I read a lot of history, but writing down that history to make a certain
answer, I was not good at that. So my teacher was very exhausted with me, and she came home and she said that, look, Ashish, Abhishek, my brothers, जी. they're both toppers, and Shefali is, who will say Shefali is the sister of Ashish and Abhishek? She does not perform well in history. So I was like, see, in ICC, when I have to get my grades, I'll have to leave one subject as such. I will not count that in my grade. That will be history. So my parents were like, try to be. I said, I am 99% in maths. I'm a district topper in English. Ashish, Abhishek were neither of these. So why are you pressuring me for history? I'm not interested. So maybe because I was the youngest and a little spoiled by my father. I was quite spoiled by my father. So I was always arrogant. Ma'am, if this about is these spoiled, things. if this is spoiled, then every child should be spoiled the way you were. My father was like, Because- nobody can harass my Daughter. darling daughter. Yeah. And I was like, Mama, you can say anything. If I don't want to do it, I will not do it. I always had this stubborn bend of mind. If I don't want to do something, I will not do it. But as far as something that is happening in life that is not being very difficult, I'll do it. Like becoming a doctor was, sorry to say that, kids, if I'm sounding a little arrogant, but becoming a doctor was no problem for me. I knew I could become one. I knew I can clear the exams. Giving exam of AMU, again AMU I had to give because the center I was doing coaching from, they had this rule that you have to fill out 5 forms at least. And if you don't get selected in either any of those, then we'll refund your money. That sorts. So I filled out AMU as the 5th form. I got selected in AFMC also. I was getting Jamnagar from CBSE and I was getting Jhansi from CPMT. These were my options, and I was getting Aligarh. My father was posted in Muradabad at that time. So Aligarh was chosen not because it was a central university, it was chosen because it is 4 hours from Muradabad. Okay, I can come back home easily if I want to, and I can come home for weekends. So I am lucky. I am lucky that I was born with a good mind. I was born with a good memory. I tend to remember things. I tend to remember whatever I've read. I'm lucky I got blessed with good genes, and I'm lucky that I got blessed with good college options. I had options. I've been lucky in my life, very lucky, and that has helped me a lot. मैम यू टॉक अबाउट लक अ लॉट. आप कहते हो कि जैसे पहले भी आपने बच्चों को एड्रेस किया था, आपने लक की बात करी थी कि भाई एग्जाम में सेलेक्ट होने में भी एक लक फैक्टर है. Actually. ये सवाल मैम मैंने पहले भी बहुत लोगों से पूछा है. आप अपनी लाइफ में कितना एट्रीब्यूट करेंगे अपने कर्मों को? अगर लेट्स से आज आप जहाँ पे आज स्टैंड करते हैं, तो कितना परसेंटेज आप बोलेंगे कि ये मेरी डेस्टिनी है, मेरा लक है या प्रारब्ध है, और कितना आपका कह सकते हैं कि कर्म हो सकता है जिसके कारण आज आप जहाँ पे भी स्टैंड करते हैं अपनी फील्ड में सक्सेसफुल हैं? तो आप मैम क्या कहेंगे कि वो कितना परसेंटेज होगा आपके लिए? I've read Gita, and I personally believe that you create your luck. You create your luck by doing good things. If you are good, then good things come to you. When I stood for my elections, and here I'll prove my point. When I stood for my elections, I stood from a constituency I had never visited in my life. I had only 10 days to cover 34 villages. जी. I have never set foot in any of those villages ever. And I knew nobody there. My family knew a lot of people, but I, on a personal level, knew nobody. I didn't know the name of those villages. I didn't know where they lie. I didn't know the geographical layout. Yet when I went there, in one of the villages, Rasulpur, जी. we knocked at a door at around 8 p.m. It was the house of some daily laborers, and a female came out. That female was once a patient of mine. She was brought in by her this landlord, will say, जी. this jamidar of her area. मैम एक छोटा सा हाँ, पॉइंट था, sure. बिकॉज लॉट ऑफ द व्यूअर्स आर गोइंग टू बी हिंदी भाषी ऑल्सो, तो हम थोड़ा सा मिक्स रखें. She was हाँ. वो अपने मालिक के साथ आई थी. जी, और उसको 7 या 8 बच्चे उसके खत्म हो चुके थे क्योंकि वो बेसिक मेडिकल केयर अफोर्ड नहीं कर सकती थी. मैंने तब प्रैक्टिस में आई थिंक 3-4 इयर्स ही हुए थे, मुझे 2-3 साल ही हुए थे, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था. सो मैं भी कोई बहुत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट या बहुत चैरिटेबल टाइप की नहीं थी. लेकिन उसके मालिक ने मुझसे कहा, बिकॉज वो मेरे पास बहुत से मरीज लाते रहते थे, तो उन्होंने बताया, तो मैंने कहा ठीक है आप बस मेडिकल के पैसे दे देना, आई विल डू हर डिलीवरी, मैं कर दूंगी. एंड
लकीली उसके बेटा हुआ एंड वो सरवाइव कर गया, बढ़िया रहा। मैं भूल गई, मैं उसे भूल गई। मैंने उस दिन उसकी जो दरवाजा खुलवाया तो उसमें से वो निकली, सेम महिला, वही महिला निकली। उसने पहले मुझे अपने 8 साल के बेटे से मिलाया वाह, कि मैम ये आपके आशीर्वाद से मेरे पास है, आपने ये बच्चा मुझे दिया है और ये आपका आशीर्वाद है। मैंने उस लेडी से नॉर्मल डिलीवरी के अराउंड आई थिंक 2 या 3 हजार रुपये कुल लिए थे। मैंने अपनी फीस छोड़ी थी, अपने हॉस्पिटल की फीस छोड़ दी थी, बस जो उसको 2-3 हजार रुपए की दवाइयाँ लगी थी वो दवाइयाँ मैंने दी थी और अपने पास से उसे मैंने थोड़े से सैंपल की मेडिसिन दे दी थी। उस तरीके से मैंने उसका ट्रीटमेंट किया था। वो लेडी मुझे 8 साल बाद मिली है एज अ वोटर, और फिर वो जिसे कहते हैं ना पिक्चरों में दिखाते हैं, वो बूथ पे डंडा लेके बैठ गई, मेरी मैडम के अलावा किसी और को वोट नहीं पड़ने दूंगी। सो ये मेरा अगर लक था कि मैं 2500 वोटों से जीती, तो उस लक को मैंने 8 साल पहले क्रिएट किया। सो आप अच्छा काम करो जी, हो सकता है वो आपको तुरंत फल मिले, हो सकता है आपको वो 10 साल बाद 20 साल बाद मिले, लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आप अपने चारों तरफ एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करते हो, तो चीजें आपके साथ पॉजिटिव होती हैं। दुनिया में लोग भरे पड़े हैं जो आपका बुरा चाहते हैं, बिल्कुल भरे पड़े हैं, रिश्तेदारी में होंगे, दोस्ती में होंगे। आपका जो बेस्ट फ्रेंड होगा हो सकता है वो आपका उतना अच्छा फ्रेंड नहीं हो जितना आपको लगता है, लेकिन अगर आपने अपने चारों तरफ दुआएं इकट्ठी करी हैं तो लोगों की बद्दुआ आपको नहीं लगती है। मैं इस बात को स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ। तो आपका कहना है कि मैम यू क्रिएट योर ओन लक, आप अपने कर्मों से अपनी डेस्टिनी को कहीं ना कहीं बदल सकते हैं, बना सकते हैं। वेरी ब्यूटीफुल पर्सपेक्टिव मैम, बहुत अच्छा एनेक्डोट भी आपने शेयर किया। इसके बाद मैम मैं दोबारा थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, मैं बात करना चाहूँगा मैम, हमारा शहर है मुरादाबाद शहर, जो यहाँ जन्मे हैं मैम उनके लिए तो देखिए इससे अच्छी कोई जगह हो नहीं सकती। लेकिन जैसे कि आपने बताया मैम, आपका जन्म देहरादून हुआ, फिर आपने पढ़ाई लखनऊ में करी, नवाबों के शहर में। और लखनऊ मैम इज़ अ कल्चरल सेंटर जहाँ पर कि दुनिया भर के लोग आते हैं और बहुत कुछ उस शहर में है, बढ़िया शहर है। तो एक बड़े सिटी से एक छोटी सिटी में आने का जो एक सफ़र होता है मैम, वो कई बार लोग नहीं कर पाते हैं उसको। और आपने मैम एक छोटे शहर में आने का डिसीजन लिया जब आपने शादी करी और आप मुरादाबाद में आके बसे। तो मैम क्या डिफ़िकल्ट था आपके लिए बड़े शहरों में रहते हुए, अच्छे शहरों में पढ़ते हुए फिर यहाँ पर आना? क्या चैलेंज सबसे बड़ा फेस किया मैम आपने उस टाइम पे? सबसे बड़ा चैलेंज, और देखो कोई जोर से नहीं हंसेगा, जब मुझे चाइनीज़ फूड बहुत पसंद है और मुझे मेरे हस्बैंड सबसे फर्स्ट टाइम जब यहाँ चाइनीज़ खिलाने ले गए तो चाउमीन में राई का तड़का लगा हुआ था। ओके। लिटरली मैं रो दी थी उस समय कि मुझे तुम कहाँ ले आए। जी। ऑब्वियसली इट वाज अ बिग चैलेंज, बहुत बड़ी चुनौती थी। आप एक ए सेंटर में जब रहते हो, बी सेंटर के लोगों में सिर्फ शहर की ही कमी नहीं होती भाई। अभी भी मुरादाबाद में अगर बाहर से, बॉम्बे से या दिल्ली से आपका कोई रिलेटिव आता है तो उसे कहाँ लेके जाओ एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। आप यहाँ पे मॉल में भी जाते हो तो जितने स्टोर्स हैं, आउटलेट्स हैं, उनमें प्रीवियस सीजन या उससे प्रीवियस सीजन का ही कपड़ा मिलता है, लेटेस्ट कुछ नहीं मिलता है। ये बात सही है क्योंकि इसीलिए 90% मुरादाबाद दिल्ली जाके शॉपिंग करता है, बिल्कुल। दिल्ली नोएडा के मॉल्स में जाके शॉपिंग करता है। मुरादाबाद में दिक्कत तो होती है। मैं किताबें बहुत पढ़ती हूँ तो लेटेस्ट बुक रिलीजेस मुरादाबाद में आज भी नहीं मिलती हैं, या तो ऑनलाइन मंगानी पड़ती हैं या दिल्ली लखनऊ जाके लेनी पड़ती हैं। बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन फिर भी बात है कि धीरे धीरे आप शहर को अपनाने लगते हो, शहर आपको अपनाने लगता है। सबसे बड़ी जो चुनौती रही सिर्फ शहर की नहीं रही, शहर की मानसिकता की रही। मुरादाबाद कहने को शहर है लेकिन मुरादाबाद कस्बे से बड़ा नहीं है। आप कांट रोड पे छींकते हो, आपको गुरिट्टी के चौराहे पे पता चल जाता है कौन बिल्कुल छींका। सही बात कही। सो प्राइवेसी एक फॉरेन कॉन्सेप्ट है मुरादाबाद में। यहाँ प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं। आई थिंक मैम जो बात आप कह रहे हैं, आई वुड नॉट वांट टू जनरलाइज इट, बट मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्थ के जितने भी टियर 3 टियर 4 शहर हैं, चाहे वो मुरादाबाद हो, मुजफ्फरनगर, बरेली, मेरठ, आई थिंक लार्जली छोटे शहरों का थोड़ा ये रहता है कि सबको सबकी खबर रहती है। बिल्कुल, सबको सबके बारे में जानना है। अपनी किचन से ज्यादा तुम्हारी किचन में क्या पक रहा है इसके बारे में जरा बॉदर करने की एक आदत होती है। अब वही वाली बात कि मैं सारी जिंदगी लखनऊ में रही, फिर दिल्ली में भी जॉब किया, मेरे अंदर वो आदत नहीं है। आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, जब तक वो सामने से आके मुझे इफेक्ट नहीं करता,
मुझे परेशानी नहीं है। आप बिल्कुल। जैसे अपना जीवन जीना चाहो, आप स्वतंत्र हो। हम्म, आप क्या बनना चाहते हो, कैसे बनना चाहते हो, क्या रास्ता लेना चाहते हो, ये आपका जीवन है। मेरा कर्म इस दुनिया में ये है कि मैं अपना जीवन जीऊं। दूसरों को जीना कैसे है ये नहीं सिखाना चाहिए। बिल्कुल। ये आदत थोड़ी है मुरादाबाद में। शुरू में थोड़ा सा लगा टाइम, लेकिन जैसे मैंने कहा, थोड़ी सी मैं ब्लंट हूँ, थोड़ा जी। सा आउटस्पोकन भी हूँ, हल्की सी एरोगेंट भी हूँ। माँ बाप की लाडली रही हूँ तो थोड़ी हूँ एरोगेंट। तो शुरू में ही मैंने क्लियरली, जो जैसे मैं आपसे बड़े प्यार से कह रही हूँ, वैसे ही मैंने पहले औरों से भी प्यार से कहा कि मैं अपने घर में जो कर रही हूँ वो मेरी मर्जी है। मेरे घर को चलाने का हक किसी को नहीं है। मैं अपना जीवन कैसे जी रही हूँ ये किसी को हक नहीं है मुझे बिल्कुल। डिक्टेट करने का। मेरे कर्म अच्छे बुरे मैं भुगतूंगी और मैं वो भुगतने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ। So, नहीं मैम, बहुत अच्छा आपने बताया। लेकिन एक और चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहूँगा, इतने साल आपको अब हो गए हैं शहर में, कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको अच्छी लगती है मुरादाबाद के बारे में, जो शायद अब आपको लगता है कि हाँ मेरे को आई वुड मिस दिस अगर मैं कहीं और जा करके अब रहूँ तो? नहीं, डेफिनेटली मैं मुरादाबाद को बहुत मिस करूंगी। मुरादाबाद में मेरी बहुत सी यादें हैं, बहुत सारी अच्छी यादें हैं। मेरी बेटी का जन्म इस शहर में हुआ है। मेरे बहुत अच्छे घनिष्ठ मित्र मिले हैं मुझे इस मुरादाबाद शहर में। रिश्तेदार मेरे बहुत सारे हैं। मेरे लिए फैमिली कम्स बिफोर एवरीथिंग एल्स। मेरे लिए परिवार सबसे ऊपर आता है। और अगर मैं मुरादाबाद से बाहर चली जाऊंगी, मेरे हस्बैंड की 3 पीढ़ियां मुरादाबाद में शादी करी हुई है। बहुत लंबा चौड़ा कुनबा है हमारा। बिल्कुल। और मुझे बड़ा मजा आता है कुनबे के साथ बैठ के एंजॉय करने में। शादी ब्याह में आज भी मुझे डीजे से ज्यादा ढोलक अच्छा लगता है, ऑर्केस्ट्रा, और उन सबसे ज्यादा मुझे जो ढोलक पे गीत होते हैं, डांस होता है, मुझे वो ज्यादा अच्छा लगता है। कोरियोग्राफर के डांस की बजाय मुझे ढोलक का डांस ज्यादा पसंद है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो ओल्ड स्कूल है थोड़े, हार्ट से हम। हाँ, आज भी भले ही मॉडर्न टाइम्स में हम रह रहे हैं, बट वी आर स्टिल ओल्ड स्कूल। मैम एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। दिस इज मोर फ्रॉम आई वुड से एक फीमेल पर्सपेक्टिव से। मैम चूंकि आप डॉक्टर थे और फील्ड ऐसी है कि डॉक्टर्स को अपना टाइम भी सैक्रिफाइस करना पड़ता है, अपनी एनर्जी भी सैक्रिफाइस करनी होती है। उसके साथ साथ जब आप एक मैरिड लाइफ में आप आते हैं तो आपको घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मैनेज करना होता है, बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। हाउ डिड यू ट्रेवर्स दैट मैम? वो आपने कैसे मैनेज करा उस टाइम पे? आप एज अ डॉक्टर भी अपने आप एक फुट होल्ड आप बना रहे थे शहर में, फिर फैमिली भी मैनेज कर रहे थे, तो मैम वो कैसे आपने उसको फेस किया? I don't say this often, but the whole credit goes to my husband. मैं आज जिस मुकाम पे हूँ उसमें बहुत सारा योगदान मेरे हस्बैंड का है। मेरे हस्बैंड और मैं एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स नहीं हैं, हम एक दूसरे के स्ट्रेंथ हैं जी। मैं और मेरे हस्बैंड डायमेट्रिकली ऑपोजिट हैं। हम लोग बिल्कुल एक दूसरे से ऑपोजिट हैं। हमारी अरेंज्ड मैरिज है और बस घर वालों ने अरेंज कर दी, हमारी शादी हो गई। मेरे हस्बैंड ग्रास रूट सोचते हैं, मैं थोड़ा ऊंचा सोचती हूँ। मैं थोड़ी एजुकेशनल स्नॉब हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं हैं। जो मेरी स्ट्रेंथ्स हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा घूम के मेरे हस्बैंड की वीकनेस है, और जहाँ मैं वीक हूँ वो मेरे हस्बैंड की स्ट्रेंथ्स हैं। मैं गायनेकोलॉजिस्ट बनी क्योंकि मेरे हस्बैंड चाहते थे, लेकिन सिर्फ चाहा ही नहीं, उन्होंने हर कदम पे मेरे साथ दिया। 4 महीने के बच्चे को लेके वो मुझे एग्जाम दिलाने ले जाते थे। 8.5 घंटे के मेरे एग्जाम में मेरे हस्बैंड उस बच्चे को पूरा संभालते भी थे। जितने डायपर मैंने बदले हैं अपने बेटे के, उतने ही मेरे हस्बैंड ने भी बदले हैं। जितना मैंने, अगर अपने हॉस्पिटल में मैं रात के 2-2 बजे तक सर्जरी कर रही थी तो मेरी 2 महीने की बच्ची को मेरे हस्बैंड ही संभाल रहे थे। ऐसा नहीं कि हमने किसी सर्वेंट पे छोड़ा हुआ था या किसी फैमिली मेंबर पे छोड़ा हुआ था, सब मेरे हस्बैंड ही कर रहे थे। और हम एक कहते हैं ना कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक महिला होती है, तो एक सक्सेसफुल महिला के पीछे भी एक बहुत जिम्मेदार पुरुष होता है। मेरे हस्बैंड ऐसे हैं इसलिए मैं यहाँ हूँ। बिल्कुल। अगर उनका साथ नहीं होता तो मैं भी एक आम महिला हूँ, कोई सुपर वुमन तो हूँ नहीं। मैं भी कहीं ना कहीं दिक्कत आती ही। इतने सारे फ्रंट्स हैं, कोई महिला इतनी एक्सपर्ट नहीं है जो सारे काम अकेले कर ले। मैं अकेले नहीं करती हूँ। जहाँ मैं जा सकती हूँ वहाँ मैं जाती हूँ, जहाँ मैं नहीं जा सकती वहाँ मेरे हस्बैंड जाते हैं, लेकिन वो मुझे फुल सपोर्ट करते हैं। फिर मेरे हस्बैंड की फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरे फादर इन लॉ एक बहुत ब्रॉड माइंडेड व्यक्ति थे, उन्हें शुरू से था। मेरी बहू डॉक्टर है,
उन्हें शुरू से ये रहा कि मेरी बहू को मैंने पर्दे के पीछे नहीं रखना है, कंजर्वेटिव माहौल में नहीं रखना है। मैं दिल से ओल्ड स्कूल हूँ, लेकिन कंजर्वेटिव माहौल में ना मैं पली हूँ और ना ही मेरे फादर इन लॉ ने कभी मुझे उस कंजर्वेटिव माहौल में आने के लिए कहा। हमेशा मेरे साथ वो ताकत बन के रहे। बिल्कुल। सो उनका भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मेरे फादर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, इन्होंने मुझे मेरी मैरिड लाइफ के टाइम पे जो मेरा पॉलिटिक्स है, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, सब में एक बैलेंस बिठाने की मेरी हेल्प करी। सो हैट्स ऑफ टू देम। नहीं मैम, बिल्कुल आपने ठीक कहा। फैमिली का सैक्रिफाइस और फैमिली का सपोर्ट इज़ अ बिग पार्ट ऑफ सक्सेस इन एनी फील्ड, आई वुड से। एंड मैम पॉलिटिक्स स्पेशली, क्योंकि मैम मेरी फैमिली में भी मैंने राजनीति को देखा है। मेरे फादर बहुत समय तक सक्रिय थे राजनीति में, और बचपन में मैम ऐसा कई बार होता था कि मुझे 10-10 दिन तक अपने फादर का चेहरा भी नहीं दिखता था। पता चल रहा है कभी कोई रैली है, कभी वो लखनऊ है, कभी वो दिल्ली है। तो मैं एक सवाल जो मैं पूछना चाह रहा था आपसे, लोगों को लगता है मैम पॉलिटिक्स इज़ मतलब बहुत ही वैसी फील्ड है जहाँ पे सब लोग सिर्फ अपना सोच रहे हैं, और कई बार ऐसा एक डॉगमा बन जाता है पॉलिटिक्स में कि इंसान स्वयं के स्वार्थ के लिए पॉलिटिक्स में आया है, बड़ा पैसा कमा रहा है, रुतबा कमा रहे हैं। कौन सी फील्ड है जिसमें आप सोशल सर्विस के लिए बनते हैं? बिल्कुल। जितने बच्चे आपके डॉक्टर बनेंगे जी, ये कितने बच्चे हैं जो चैरिटी वर्क के लिए डॉक्टर बन रहे हैं? अच्छी खासी फीस आपकी कोचिंग में दे रहे हैं, बिल्कुल मैम। फिर ये अच्छी खासी फीस मेडिकल कॉलेजेस में देंगे, फिर पीजी करेंगे। इनमें से जो बच्चियां हैं ये आगे जाके जब डॉक्टर्स से शादी करेंगी तो दहेज नहीं भी चलेगा तो भी ये शादी लाविश होगी, सब पैसे खर्च होंगे, तो ये कमाएंगे नहीं। एब्सोल्युटली मैम। तो अपने लिए तो बन रहे हैं मैम, बट जो मैं तो इंजीनियर बनते हैं। हाँ, लेट मी फिनिश। हाँ। हम किसी भी फील्ड में जाते हैं, हर फील्ड पैसा कमाने के लिए। बिल्कुल। ये सोच बहुत अच्छी है कि हम लोगों का भला करने के लिए डॉक्टर बने हैं या हम लोगों का भला करने के लिए इंजीनियर बन रहे हैं। हर आदमी स्वार्थी है। हम दुकानदार से जब राशन ले रहे हैं तो वो भी अपने हिस्से के पैसे लेगा। हर फील्ड स्वार्थी है और स्वार्थ निमित्त स्वार्थ से दुनिया चलती है। व्यवसाय निमित्त स्वार्थ के अंतर्गत होता है। राजनीति का पैसा क्योंकि दिखाई देता है, उछाल आती है, और लोगों को ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जी नेताजी बन गए इसलिए। नेता की मेहनत किसी को दिखती नहीं। मैं यही पॉइंट कह रहा था एक्चुअली। सबको ये लगता है हाँ। कि अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, कलफ लगा कुर्ता पहन के, टोपी पहन के नेताजी मंच पे खड़े हो गए, इधर हाथ हिलाया, उधर हाथ हिलाया, मुख्यमंत्री जी से हाथ मिलाया, नेताजी ने उसके बाद 4 टेंडर उठा लिए, नेताजी मस्त। सर नेताजी ने मेहनत बहुत करी, बहुत मेहनत करी है। हर नेता बहुत मेहनत करता है। मैं यही पॉइंट पा रहा था, मैं यही कहना चाह रहा था कि वो सैक्रिफाइस लोगों को नहीं दिखता। जो आप अपनी फैमिली टाइम को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, आप अपने पर्सनल स्पेस को सैक्रिफाइस कर रहे हैं। एज अ पॉलिटिशियन आपका खुद का कुछ नहीं रह जाता, आपकी पूरी हैसियत आपकी सामाजिक हो जाती है, आप समाज के लिए हो जाते हैं। फिर दुनिया को आपको गाली देने का एक खुला पास मिल जाता है। दुनिया को एक खुला पास मिल जाता है कि आपको कुछ भी फेसबुक पे लिखा जा सकता है। बिल्कुल। कोई भी व्यक्तित्व आपके बारे में कहा जा सकता है, आपके निजी जीवन के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल है, आपके बच्चों को, आपकी वाइफ को, आपके हस्बैंड को, हर किसी को टारगेट किया जा सकता है। ये एक खुला पास मिल जाता है। सो राजनीति में अपने आप में नुकसान है। फिर हर पेशे की तरह, चाहे डॉक्टरी हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, हर पेशे की तरह इसमें भी कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, कुछ करप्ट हैं और कुछ अति करप्ट हैं। कुछ हैं जिन्हें पद की दिक्कत होती है, पद मिल जाता है तो दिक्कत होती है, पद नहीं मिलता है तो दिक्कत होती है। तो ये उनका अपना एक जीवन जीने का जरिया होता है, तरीका होता है, ये उनके अपने कर्म होते हैं। एक व्यक्ति के गलत कर्मों की वजह से हम पूरी पार्टी पे लाछन नहीं लगा सकते। हम एक व्यक्ति के जीने के तरीके से सारे नेताओं को उस कैटेगरी में नहीं डाल सकते। जहां आपके पास अन्य जो भी भ्रष्ट नेता है, मैं किसी का नाम लेके कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करूंगी, तो जहां आपके पास भ्रष्ट नेता हैं या जैसा कि आपने कहा कि अति संपन्न हो चुके इस तरीके के नेता हैं, वहां आपके पास मैं भी हूँ, डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त भी हैं, अन्य भी सब हैं, भूपेंद्र जी हैं, देयर आर मल्टीपल, मोदी जी हैं, योगी जी हैं, जो हमारे पास हैं इस तरीके के नेता भी।
सो ये आपका नजरिया है कि आप किसे चुनते हो। जनता भी तो चुनती है, आधे से ज्यादा उन्हीं है। बिल्कुल मैम, जो आपने आज बात कही और मैं भी जिस बात को लेके आ रहा था कि राजनीति सैक्रिफाइस मांगती है, आपके जीवन का सैक्रिफाइस मांगती है। तो ये जानते हुए भी मैम आप इस फील्ड में आए, जबकि आप ऑलरेडी एक ऐसी फील्ड में थे, यानी कि डॉक्टर की फील्ड में थे, जिसमें ऑलरेडी आपका वर्क लाइफ बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये सब जानते हुए भी, प्लस जो एक मैम पॉलिटिकली लोगों को लगता है कि एक नेगेटिव टर्म अटैच कर देते हैं पॉलिटिक्स के साथ में, एक सोशल डॉगमा भी हो जाता है। प्लस एज अ फीमेल ऑल्सो लोग कई बार कहते हैं अवॉइड करिए ऐसी फील्ड में जाना, गंदी फील्ड है, दलदल है। आपका मैम क्या रीज़न रहा कि आप पॉलिटिक्स में आपने कदम रखा? वो क्या, मैं कहना चाहूँगा इंस्पिरेशन कह सकते हैं, या वो चिंगारी क्या थी जो इस फील्ड में आपको लेके आई? पॉलिटिकल बैकग्राउंड हमेशा रहा, संघ से हमेशा फैमिली जुड़ी रही, बचपन से जुड़ी रही। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर एमएलए रहे हैं, मेरे मौसा जी एमएलए रहे हैं, तो बीजेपी से भी हम जुड़े रहे हैं। हर तरीके के लोगों का, पॉलिटिकल लोगों का आना जाना। और फिर जब लखनऊ में पले बड़े हैं तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स हमेशा साथ में चले हैं, तो आपने हमेशा देखी है पॉलिटिक्स। जब मेरी शादी हुई तो हस्बैंड का शुरू से था कि ये कोई ना कोई इलेक्शन ज़रूर लड़ेंगे। जब फाइनली हमने बैठ के डिसाइड अप करा कि अब पॉलिटिक्स में एंटर करना है, सो यही मैंने आपसे कहा था कि मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा योगदान। ऐसे बहुत कम पुरुष आपको मिलेंगे जो इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि मेरी बीवी मुझसे बेहतर पॉलिटिशियन हो सकती है, मैं उसे आगे बढ़ाऊं। ये एक सोच डॉक्टर साहब को अन्य लोगों से बहुत अलग करते हैं। बिल्कुल। मेरे हस्बैंड को ये लगा कि उनकी स्ट्रेंथ पर्दे के पीछे की पॉलिटिक्स में है, पर्दे के आगे की पॉलिटिक्स में नहीं है। उन्होंने कहा तुम्हारी स्ट्रेंथ पर्दे के आगे है, तुम आगे आओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे लॉजिकली लगा कि हाँ, बात तो सही है, ठीक है, थोड़ा हेक्टिक होगा, शुरू में बहुत दिक्कतें भी हुई। और जो बात आपने कही, मुझसे बहुत सारे लोगों ने, जब मैं दिल्ली में या गाजियाबाद में, क्षेत्रीय कार्यालय गाजियाबाद था, जब मिलने जाती थी तो मुझसे बहुत लोगों ने पूछा कि महिला होके क्यों ज्वाइन कर रही है, और महिलाओं के लिए क्या है, महिलाओं का इस तरीके से शोषण भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। मैं कहती कि जब तक मैं नहीं चाहूंगी आप मेरा शोषण नहीं कर सकते। ट्रू। बहुत एक सीधा शब्द है, जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक कोई आपका शोषण नहीं कर सकता। आपकी एस्पिरेशन क्या है, आपकी नीड्स क्या है। मुझे अपने घर में आके दाल रोटी खानी है, मेरे पास अपना मकान है, मुझे 10 मकान नहीं बनाने। मेरे पास अपनी एक 4 पहिए की गाड़ी है जो ड्राइवर चलाता है, मैं तो चलाती भी नहीं हूँ, मेरे लिए वो ठीक है। और मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से आई हूँ कि जब मैंने वो स्तर भी देखा है कि मैंने डीटीसी की बसों में भी ट्रैवल किया है, मैंने जनरल क्लास में भी ट्रैवल किया है खूब आराम से, और स्टूडेंट लाइफ में तो विदाउट टिकट भी ट्रैवल किया है। तो मेरे लिए आज भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने में मेरी शान नहीं जाती। कुछ लोग इसी शान के खिलाफ समझ लेते हैं कि अगर नेता ई रिक्शा में बैठा है, या अगर नेता, मैं अभी आपके जेनेसिस से बाहर निकलूंगी और अगर कोई बात दिक्कत आ गई मेरे व्हीकल में, तो मैं आराम से ई रिक्शा पकड़ के अपने घर चली जाऊंगी, मेरी शान में कोई गुस्ताखी नहीं होगी। लेकिन लोगों ने पॉलिटिक्स में जरा से प्रधान बन जाते हैं तो बोलेरो से नीचे पैर नहीं रखते, उस सिनेरियो को क्रिएट कर लिया। उसी सिनेरियो को क्रिएट करने की वजह से आज हमारे 80% पॉलिटिशियंस जनता से दूर हो गए। जनता सड़क पे ही है, जनता आज भी सड़क से है, और जनता के बीच में वही पॉलिटिशियन सक्सेसफुल है जो जनता के साथ चलने को तैयार है। बिल्कुल। अगर आप पैदल चल रहे हैं और मैं बाइक पे चल रही हूँ या मैं 4 व्हीलर पे चल रही हूँ, तो मैं और आप समकक्ष नहीं हो गए, हमने एक दूसरे को अलग अलग पायदानों पे कर दिया। अगर मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ तो मुझे भी पैदल चलने का दम होना चाहिए। तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, मेरी नीड्स बहुत छोटी हैं, मेरी एस्पिरेशंस बहुत छोटी हैं, और मैं अपने जीवन में संतुष्ट हूँ। तो शोषण कहाँ से होगा, क्यों मैम होगा? वजह क्या रही मैम? फिर आपने बोला कि मेरे को पैसे की कोई वजह नहीं थी, मेरे को मतलब सच कोई ऐसी नीड नहीं थी जो मेरे को पूर्ति करनी हो राजनीति में आकर के। तो मेन फील्ड था जी, कि कुछ चीज़ें चली, डिस्कस हुई कि मुरादाबाद में जब मैं आई, मैंने अपने हस्बैंड से कहा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आप लोगों के, यहाँ मुरादाबाद में कोई बढ़िया मॉल नहीं है,
कोई बढ़िया एंटरटेनमेंट सेंटर नहीं है, वो सब छोड़िए, एक अच्छी ढंग की लाइब्रेरी नहीं है मुरादाबाद में। ट्रू। बगल में रामपुर में इतनी बड़ी रजा लाइब्रेरी बन गई, मुरादाबाद में क्या है? बच्चे अगर, खास तौर से लड़कियां अगर इंडोर स्टेडियम में जाना चाहें या कोई स्पोर्ट्स करना चाहें तो लड़कियों के निमित्त कोई भी व्यवस्था नहीं है। चाहे आउटडोर स्पोर्ट्स हो, इंडोर स्पोर्ट्स हो, स्पोर्ट्स की कोई फैसिलिटी नहीं है। कोई लड़कियों के लिए बहुत अच्छे कॉलेजेस नहीं हैं। 12th के बाद बच्ची कोचिंग करने, अब आपने जेनेसिस खोल लिया तो थोड़ा एक अच्छा वो मिल रहा है, लेकिन बच्चों का आज से 12 साल पहले, मैं 14 साल पहले मुरादाबाद में आई हूँ 2011 में, 14 साल पहले 12वीं पास लड़की अगर उसके माँ बाप के पास पैसे नहीं हैं तो उसकी मजबूरी है वो हिंदू कॉलेज से या उससे बस जाके प्राइवेट BA BSc कर ले और उसके बाद शादी करके घर बैठ जाए। उसके पास वो सोर्स नहीं है। अगर उसके माँ बाप के पास पैसा है तो वो कोटा चली जाएगी, दिल्ली चली जाएगी, कोचिंग कर लेगी, कुछ बन जाएगी। लेकिन जिसके माँ बाप के पास पैसा नहीं है वो बच्ची कहाँ जाएगी? क्योंकि यहाँ कन्याओं के लिए, लड़कियों के लिए राजकीय सुविधाएं बिल्कुल नहीं है। अच्छा, जो बच्चे IITians बन जाएं, डॉक्टर्स तो चलिए फिर भी कस्बों में वापस आ जाते हैं, लेकिन जो लड़का IIT पास आउट कर गया, IIM कर गया, उसके लायक जॉब नहीं है मुरादाबाद में। आप, एक टाइम था लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जब हम लोग पढ़ते थे तो मुरादाबाद केम इनटू एशिया का सबसे बड़ा सर्राफा मार्केट। इतना पुराना इंडस्ट्रियल जोन, इतनी बेहतर रेल कनेक्टिविटी कि सारे पोर्ट्स से मुरादाबाद कनेक्टेड है। कंटेनर डिपो मुरादाबाद का बहुत सालों पुराना है, आपके हमारे पैदा होने से पहले का है। बिल्कुल। उसके बावजूद, इतने इंडस्ट्रियल पोटेंशियल के बावजूद मुरादाबाद का बच्चा हायर एजुकेशन के बाद मुरादाबाद में जॉब नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि मुरादाबाद के पॉलिटिशियंस में विजन नहीं था। There was no vision to develop Muradabad on a grassroots level. Still not there. आज विश्वविद्यालय अब आया है। इतने एफर्ट्स के बाद, इतने उसके बाद, जबकि मुरादाबाद से बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस निकले हैं, हर सरकार में निकले हैं, बिल्कुल इन्फ्लुएंशियल हर सरकार में निकले हैं। आपके बगल का रामपुर और मुरादाबाद, एक जमाने में रामपुर मुरादाबाद से पीछे होता था, आज रामपुर लीप्स एंड बाउंड्स अहेड है। उसकी वजह है कि वहां के पॉलिटिशियंस ने रामपुर में पोटेंशियल डाला, अपने लिए भी पोटेंशियल करा लेकिन जगह के लिए भी करा। आप जेवर देखिए, डेजर्ट एरिया है, खुर्जा बुलंदशहर एरिया क्या है, आज वहाँ F1 सर्किट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है। जब आप एयरपोर्ट क्रिएट कर रहे हो तो सोचिए कितनी जॉब्स क्रिएट हो गई, कितना टेक्निकल जॉब क्रिएट हो गया। खास कमी आती है कि टेक्निकल बच्चा कहाँ जाएगा, टेक्निकल कितना जॉब क्रिएट हो गई। और यहाँ इतनी पुरानी इंडस्ट्रीज होने के बावजूद क्षेत्र के बच्चों के लिए रोजगार नहीं है। गांव आपके मुरादाबाद के खाली हो गए। जो बच्चा अच्छा पढ़ गया वो गांव में वापस नहीं आ रहा। जब बच्चा गांव में वापस नहीं आएगा तो कुछ साल बाद उसके माँ बाप भी चले जाएंगे। बड़े बड़े गांव खाली हो गए क्योंकि यहाँ बच्चों के रुकने की वजह नहीं। मैम, आप गांव की बात कर रहे हैं, मैं आपको कॉलोनीज की बताता हूँ। तो आशियाना कॉलोनी है यहीं मुरादाबाद में। बहुत से मैम घरों में ताले पड़ चुके हैं क्योंकि पेरेंट्स आर डिसीज्ड एंड बच्चे, कोई अमेरिका है, कोई यूरोप है और घर में कोई नहीं है मैम, खाली हो चुके हैं घर। तो मेन रीज़न जो आपने बिल्कुल सही बात बताई मैम, एम्प्लॉयमेंट की अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। आई माई सेल्फ हैड टू थिंक ट्वाइस। मैं अगर आपका भी, मैं बहुत सच्ची बात आपसे शेयर कर रहा हूँ। जब मैंने अपना MBA किया मैम IIM से, उसके बाद मैंने कुछ साल कॉर्पोरेट में काम किया, फिर मन तो था शहर आने का, लेकिन यही सोचता था कि करूं क्या शहर में आकर के। कि IIM पास आउट को जो पैकेज मिल रहा है जी, वो पैकेज मुरादाबाद तो आपको कवर ही नहीं कर पाएगा। सो आप करोगे क्या? यू वर लकी, यू हैड अ फादर हियर हु हैड रिसोर्सेज, यू कुड ट्रेन योर ट्रेनिंग्स टुवर्ड्स अ बेटर थिंग। तो आपको एक जॉब सेटिस्फैक्शन भी मिल रही है, करियर सेटिस्फैक्शन भी मिल रहा है और फैमिली सेटिस्फैक्शन। बिल्कुल। लेकिन 99% बच्चों के पास एम्प्लॉयमेंट सेटिस्फैक्शन नहीं है। सो ये कमी किसकी है? ये कमी हमारे लीडर्स की है। नाउ यू कैन ईदर बी क्वेश्चनिंग द चेंज
और यू कैन बी पार्ट ऑफ द चेंज. वेरी ट्रू. सो आई डिसाइडेड टू बी अ पार्ट. मैं अपने हस्बैंड से बहुत डिस्कस करती थी. अच्छा, अन्य बहुत से गणमान्य व्यक्ति थे सोसाइटी के, उनसे होती थी, तो किसी एक ने एक दिन कह दिया तो तुम ही बन जाओ और करो चेंज. सो आई टुक इट एज अ चैलेंज कि ठीक है, आई विल बी अ पार्ट ऑफ चेंज नाउ. इंस्टेड ऑफ ओनली क्रिटिसाइजिंग, आई विल नाउ ट्राई टू बी अ पार्ट ऑफ चेंज. सो मेलोडी, एंड अगेन गॉड्स ग्रेस, आई हैव बीन लकी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चेयरपर्सन बन के. एक्चुअली मुझे गांव-गांव जाके बहुत सी स्थितियाँ, बहुत सी कंडीशंस पता चली. और यहाँ पे मैं इसे तो अपनी पर्सनल अचीवमेंट मानती हूँ कि मुरादाबाद में 990 गांव हैं. इनमें से 725 गांव में अब तक जिला पंचायत मुरादाबाद का बोर्ड लग चुका है फॉर सम डेवलपमेंट वर्क और अदर. एंड हमारे एक गांव की तो बहुत प्यारी सक्सेस स्टोरी है कि देयर वाज अ गर्ल, निधि सैनी जी, संदलपुर गांव पड़ता है. उसके गांव में सिर्फ मिट्टी वाली सड़क थी, कच्ची सड़क थी. उसका हस्बैंड उसको कुंदरकी लेके जाता था, वहां वो सड़क पे दौड़ती थी और ट्रेन करती थी फिजिकली. हमने उसके गांव की सड़क डाली एंड देन उसने उस सड़क पे ट्रेन करना शुरू किया और वो आज एसआई है. She got selected. तो वो ये कहती है कि मैम मैं आपकी सड़क पे दौड़ के एसआई बनी. तो मैं इसे अपनी पर्सनल अचीवमेंट मानती हूँ कि चलो 25-30 या 1000-2000 नहीं, मैंने एक चेंज तो करा है. आप एक चेंज भी करते हो तो आपकी लाइफ तो धन्य है. मैम बहुत खूबसूरत बात आपने बोली है और मैं भी यही शेयर करना चाहूँगा. मैं एक्चुअली बच्चों से भी बार बार यही बोलता हूँ कि मेरा इंटायर मोटिव ऑफ कमिंग बैक टू द सिटी, कि अगर इस इंटेंशन से मेरे कोई एक बच्चे की भी लाइफ अगर ट्रांसफॉर्म हो जाए, कोई डॉक्टर बन जाए, कोई इंजीनियर बन जाए, तो आई थिंक मैंने अपना मोटिव हासिल कर लिया ऑफ कमिंग बैक टू मुरादाबाद. कि मेरे से एक भी लाइफ ट्रांसफॉर्म अगर हो पाई तो आई थिंक दैट इज द मोस्ट बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर माई लाइफ. टीचर्स अपनी उपलब्धियों पे इतने खुश नहीं होते जितने अपने शिष्यों की उपलब्धियों पे होते हैं. तो सेम ये है कि आप एस्पायर करो कि आप हजारों का लाइफ चेंज कर सको, लेकिन अगर आपने एक में भी बदलाव दे दिया है तो आपने अपने जीवन को डबल कर लिया. बिल्कुल ट्रू. सो यही गीता में लिखा है और यही हमें करना है. सो दैट्स व्हाई आई बिकेम अ पॉलिटिशियन. मैम एक और सवाल मन में आता है, पॉलिटिक्स के स्फीयर में ही स्पेसिफिकली हम देखते हैं कि मैम आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं. आज भी अगर मैं लोकसभा में बात करूं तो जो फीमेल रिप्रेजेंटेशन है मैम दैट इज़ बिलो 15%. अगर 2024 के लोकसभा के मैं फिगर्स की बात करता हूं, उसके बाद वैसे अभी लॉ पास हुआ है कि 33% रिप्रेजेंटेशन फीमेल्स का हो, लेकिन अभी भी मैम उसमें काफ़ी समय है. और हम देखते हैं कि भले ही रिप्रेजेंटेशन भी हो जाए, लेकिन ये सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए ही नहीं मैम, कॉर्पोरेट में भी ऐसा मैंने देखा है कि व्हेन फीमेल्स आर इन लीडरशिप रोल्स, तो भले ही एज ए लीडर उनके पास वो ओहदा है कि वो डिसीजंस ले सकती हैं, लेकिन उनको फिर भी वो ग्लास सीलिंग फेस करनी पड़ती है, जहाँ पे कि एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में उनको कई बार अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी ठीक से नहीं करने दिया जाता. और वो करती हैं अगर कोशिश तो बोल दिया जाता है कि या उनको लेबल कर दिया जाता है कि ये बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन हो रही हैं या फिर ज़्यादा अपना दमखम दिखा रही हैं. तो मैम क्या आपने ये चीज़ कभी फेस करी अपने करियर में? हाउ डिड यू टैकल विद समथिंग लाइक दिस? होती है, हमेशा होती है. जब आप एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे नारी को पेडेस्टल पे बैठा के रखा जाता है, उसे इक्वल नहीं किया जाता. हमारी जो सोसाइटी है उसमें नारी के 2 रूप हैं. एक वो दुर्गा देवी है कि उसे पेडेस्टल पे रख दिया, एक वो घर में बहू बेटी है जिसे जमीन पे कर दिया. इक्वल कुछ नहीं है जब तक हम सोसाइटी को इक्वालिटी नहीं सिखाते. और इक्वालिटी कहाँ से आती है? इक्वालिटी बाय बर्थ आती है. इक्वालिटी आती है माँ बाप से. जब माँ और बाप बराबर होते हैं, एक बड़ा एक छोटा नहीं, जब इक्वालिटी आती है. मैंने अपनी लाइफ में मैंने अपने फादर को बहुत, मेरे रोल मॉडल रहे हैं मेरे फादर. मेरे घर में मम्मी हाउसवाइफ थी, पापा अर्न करते थे, लेकिन कभी ये बात नहीं हुई कि पापा अर्न कर रहे हैं मम्मी कुछ नहीं कर रहे हैं. मम्मी के अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस थे. मेरे फादर, मम्मी जब खाना बनाती थी तो मेरे फादर का नियम था, मेरे फादर को खाना नहीं बनाना आता था, लेकिन सुबह 1 कप चाय मेरे फादर बनाते थे मेरी मदर के लिए. मेरे फादर रात में जब खाना लगता था तो 2 ग्लास पानी लेके बैठते थे, एक उनका एक उनकी सुधा का.
हम लोग बच्चे लड़ते थे कि पापा हम भी तो हैं, तो बोले, तुम लोग जाओ काम करो। मेरे फादर को कभी पसंद नहीं था कि मेरी मदर अकेले किचन में काम करे, चाहे हम बच्चे जाएं उनके साथ, चाहे हमारी बुआ जाए, हमारी दादी जाए, लेकिन अकेली मेरी माँ किचन में लगे, ये मेरे फादर को कभी बर्दाश्त नहीं था। वो अपने छोटे छोटे कार्यों से इक्वालिटी की कोशिश करते थे, और यही सोच में मैं पली बड़ी। मेरे हस्बैंड थैंकफुली वो भी इसी सोच के मिले मुझे, और मैंने अपनी लाइफ में जो इनइक्वालिटीज फेस करी वो ऑब्वियसली कॉलेज टाइम में बहुत फेस करी। आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, मेल स्टूडेंट्स हमेशा ये कह देते थे, अरे तुम लोग तो मुस्कुरा देती हो तो वाइवा में फुल मार्क्स आ जाते हैं, हम लोगों की तो बैंड बजा देता है टीचर। ये चलता है, ये फैक्ट है। बहुत सारे फेजेस ऑफ लाइफ में कि भाई महिला है इसको क्या पता होगा। खास तौर से ये जो जिला पंचायत है ये एक्सट्रीमली मैस्कुलिन फील्ड है, एक्सट्रीमली मैस्कुलिन। लेकिन इसमें बहुत बार लोगों ने मुझे कम आंकने की कोशिश करी, बहुत बार लोगों ने डॉक्टर साहब को डायरेक्ट करने की कोशिश करी, ये तक कहा कि आप आके मीटिंग लीजिए, भले पद आपका है। पत्नी के प्रतिनिधि बैठे थे तो उनका ये था कि मेरे हस्बैंड भी प्रतिनिधि जिला पंचायत बैठे, जिला पंचायत की बैठक में। मैंने और मेरे हस्बैंड ने शुरू से, मेरे हस्बैंड का था कि तुम जिला पंचायत अध्यक्ष हो, तुम ही जाओ, अच्छा बुरा जो है तुम्हें खुद फेस करना है। अपनी पोजीशन आज यहाँ बनाओगी, वही पोजीशन आगे चलेगी। आप कितने भी एजुकेटेड हो, आप कितने भी अच्छे बैकग्राउंड से हो, कितने भी स्ट्रांग हो, लेकिन ये सोच, पेट्रियार्कल सोच कहीं ना कहीं आपसे क्लैश करती है। बस आप किस तरीके से उसे रिप्लाई देते हैं और क्या आपका रिएक्शन बनता है, वही आपको प्रूव करता है। दूसरी चीज, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि मैं कुछ चीज़ों में अपने फादर से बहुत इंस्पायर्ड रही हूँ। मेरे फादर एक क्लास 1 ऑफिसर रहे, और मैं अधिकारियों के साथ बातचीत में विश्वास रखती हूँ, उनके अपमान में विश्वास नहीं रखती। मैं इस बात में विश्वास नहीं रखती इंद्रजीत जी कि मैं आपको गाली दूंगी तभी आप मेरा काम करोगे। बिल्कुल सही बात। या मेरे पास आज पोजीशन है तो मैं आपको गाली दे दूं, आज मेरे पास पोजीशन है तो मैं आपको अपने सामने खड़ा रखूं। ये पोजीशन का मिसयूज जो लोग करते हैं वो मुझे पसंद नहीं है। सदन, चूंकि जिला पंचायत का सदन, जिला पंचायत एक ऑटोनॉमस बॉडी है, जिला पंचायत का सदन, उसमें अध्यक्ष मैं हूँ, और अध्यक्ष की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार के सवाल जवाब नहीं हो सकते। ये चाहे आप पार्लियामेंट में जाइए, चाहे आप विधानसभा में जाइए, चाहे आप जिला पंचायत के सदन में जाइए, द क्वेश्चन हैज टू बी एड्रेस्ड टू द स्पीकर। ट्रू, दैट इज द प्रोटोकॉल, दैट इज रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज बहुत जरूरी होती है किसी भी सदन को चलाने के लिए। मैं जब जिला पंचायत में एंटर हुई थी, जब चुनाव लड़ी थी, तो मैंने सबसे पहले जिला पंचायत का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा और उसे आत्मसात किया कि जाने कब काम आ जाए। आपको कोई भी प्रस्ताव रखना है, आपको कोई भी बात करनी, कोई भी सवाल पूछना है, आप सिर्फ अध्यक्ष से पूछोगे। अध्यक्ष संबंधित अधिकारी या संबंधित व्यक्ति को निर्देशित करेगा जवाब देने के लिए। ये सदन का प्रोटोकॉल। आपने पहले भी ये बात बोली थी कि बचपन से ही आपके फादर ने आपको बड़े लाड प्यार से पाला। हो सकता है कि पॉलिटिक्स में भी जब आप कभी ऐसी सिचुएशन फेस करते हैं जहाँ पर बिकॉज ऑफ कि आप एक जेंडर से आती हैं और भले ही आप एक पद पे हैं, आपको दबाने की कोशिश करी जाती है, तो क्या वो बचपन की सीखें आज भी आपके मन में है कि नहीं, मुझे अपने, अगर मेरा कोई पद है, मेरी कोई पावर है, मेरी अपनी गरिमा है, तो मुझे उसको छोड़ना नहीं है, जस्ट कि मेरे आसपास लोग मेरे को दबाने की भी कोशिश करें? तो मैं ये बात साफ कहती हूँ, मैं अपनी मॉरल्स, मेरे अपने उसूल हैं, मेरी अपनी नैतिकता है। मैं ये बात मंच से भी कह रही हूँ और मैं वैसे भी कहती हूँ, मैं अपने से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। जो चीज़ मेरी नैतिकता या मेरे मॉरल्स के अगेंस्ट होती है, मुझे उसे छोड़ने में 2 मिनट लगते हैं। मेरी खुशी, मेरी उन्नति और मेरी प्रॉस्पेरिटी, ये तीनों ही चीज़ें पॉलिटिक्स से नहीं जुड़ी हुई। मैं पॉलिटिक्स को छोड़ दूंगी तो मेरा कोई नुकसान नहीं है, नुकसान पॉलिटिक्स का ही है, नुकसान राजनीति का है। मेरा स्थान, मैंने अपने लिए जो एक नीश कार्व किया है वो यूनिक है। मैं अपने मुंह से कहती हूँ वो यूनिक है।
मेरे रिप्लेसमेंट आप ले आइए, मेरे को कोई इशू नहीं है, मैं छोड़ दूंगी, पहले लाइए तो। नहीं, बहुत बड़ी बात कही मैम आपने ये। आई थिंक कोई भी पॉलिटिशियन इस बात को नहीं बोल सकता जो आज आपने बात बोली है कि मुझे पॉलिटिक्स की नीड नहीं है। आई थिंक पॉलिटिक्स को और इस पद को मेरी नीड है। तो ये बहुत बड़ी बात मैम आज आपने बोली। मैम इसी बात को थोड़ा सा आगे ले जाते हुए, बहुत बार ऐसा मैंने सुना है और देखा भी है, लोग बोलते हैं कि गंद तो है पॉलिटिक्स में, साफ करनी चाहिए किसी को, लेकिन खुद उस स्टेप को लेना इज़ नॉट ईजी। आपने वो स्टेप लिया, एंड बीइंग समबडी दैट कम्स फ्रॉम एन एजुकेटेड बैकग्राउंड, एन एजुकेटेड फैमिली, आप खुद डॉक्टर हैं मैम प्रोफेशन से। बहुत ही कम ऐसे राजनीतिज्ञ हमें हमारे देश में देखने को मिलते हैं जो या तो एकेडमिशियंस हैं या फिर प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, और जो फिर राजनीति में आते हैं बाय चॉइस। मोस्टली क्या होता है मैम, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स हमने देखी है कि भाई मेरे फादर पॉलिटिशियन है, दादा पॉलिटिशियन है, तो मैं इसलिए पॉलिटिक्स में आया हूँ। हम देखते हैं हमारे देश की जो एक बहुत बड़ी पार्टी है उसमें भी आज भी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स मौजूद है और वो दिखती है। तो मैम मेरा ऐसा मानना है कि वी नीड मोर एजुकेटेड पीपल लाइक यू कमिंग इनटू पॉलिटिक्स, जो कि पॉलिटिक्स में आए। तो मैम एक छोटा जो मेरा मन का सवाल था, मैम क्या आप कभी चाहेंगे कि अगर आपके बच्चे बोलें बड़े होकर के, आपकी बेटी बोले कि माँ आपकी एक लेगेसी है पॉलिटिक्स की और मैं उसको आगे लेके जाना चाहती हूँ, तो will you support that decision at that point in time? Definitely. I am like, if you think you are capable, go for it. देखिए, मेरे बच्चों को ऑलरेडी मैंने कहा हुआ है तुम्हें जो बनना है बनो। मेरा बेटा नीट की प्रिपरेशन कर रहा है जी, राइट नाउ 11th में है। उसके अलावा मैंने उससे क्या रखा, भाई तुमसे निकलता है ठीक है, नहीं निकलता है कुछ और देखोगे। मैं हमेशा बच्चों से करियर के लिए ये बात कहती हूँ कि आप जो बनना चाहोगे मैं आपके साथ हूँ, बट कार व करियर आप जिस लाइफस्टाइल में रह रहे हो वो करियर उस लाइफस्टाइल को सपोर्ट कर सके। आप अभी ये सोचो, क्योंकि ये लाइफस्टाइल माँ बाप का दिया हुआ है, ये लाइफ लॉन्ग नहीं रहेगा। ये लाइफस्टाइल तब तक है जब तक माँ बाप है, माँ बाप के जाने के बाद ये लाइफस्टाइल चला जाएगा। सो अगर आपको ये लाइफस्टाइल मेंटेन करना है तो वो करियर लीजिए जिसमें आप इस लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकें। नहीं तो एक समय के बाद आपको ये लगेगा कि मैंने अपनी लाइफ के साथ क्या किया। आप डॉक्टर बनना चाहते हो, माय सपोर्ट इज विद यू। आप नहीं बनना चाहते हो, आप कुछ और करना चाहते हो, तो भाई अपनी अर्निंग पे आओ। डोंट थिंक कि मम्मी पापा का पैसा है तो मैं तो फिट फॉर लाइफ हूँ, ऐसा नहीं है। वो मेरा पैसा है, तुम अपना कमाओ। पहली चीज मेरी बच्चों को हमेशा ये रहती है। दूसरा, मेरे बच्चे अगर कल के दिन पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगेन मेरी लेगेसी अगर कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो मेरी तरह करें, मेरा नाम खराब नहीं करें, कॉम्प्रोमाइजिंग्स ना रखें। मेरा जो नाम है आज एक साफ सुथरी पॉलिटिकल छवि जो है, अगर तुम उसी छवि के साथ तुम्हें लगता है तुम आगे बढ़ सकते हो तो मैं सपोर्ट इज विद यू। मेरे से कोई और कल के दिन जरूरी नहीं है कि मैं अपना सक्सेसर अपने बच्चों को ही बनाऊं जी। अगर कोई और मुझे लायक बच्चा मिलेगा तो मैं उसे बनाऊंगी। मैं ये बिलीव करती हूँ लेगेसी कंटिन्यू होनी चाहिए, लेकिन डायनास्टिक पॉलिटिक्स ने लेगेसीज को डिस्ट्रॉय कर दिया। क्योंकि डायनास्टिक पॉलिटिक्स जो होती है वो लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकती। एक स्ट्रॉन्ग रूलर का बेटा कभी स्ट्रॉन्ग नहीं होता। ये आप डायनास्टिक पॉलिटिक्स आज की नहीं, आप चंद्रगुप्त मौर्य को ले लीजिए, आप सम्राट अशोक को ले लीजिए। अशोक के फादर वाज अ बिग वोमेनाइजर, और सम्राट अशोक कितने बड़े बने। हमारा अखंड भारत जो चलता है, जो हम अखंड भारत का मैप लेते हैं, वो सम्राट अशोक का ही मैप लेके चलते हैं। सो सम्राट अशोक के फादर वाज नथिंग, he was always with his ranis and all that corrupt habits of his. सम्राट अशोक उस खराब रूलर को देख के एक अच्छे रूलर बने। चंद्रगुप्त मौर्य एक खराब रूलर को देख के एक अच्छे रूलर बने। बट देन अगेन इफ वी गो फॉरवर्ड, हमें इनके बच्चे बहुत अच्छे नहीं मिलते। सो डायनास्टिक पॉलिटिक्स शुड ईदर स्किप वन जनरेशन or they should be properly trained. Just because you're born with a certain surname, that too is not yours, वो कहीं ना कहीं से politicized है जी। So आप ऑटोमेटिक नेता बन गए करोड़ों के, वो पॉसिबल नहीं है। And I again say India has been lucky that it has rejected dynastic politics
that we saw in Bihar also, and we have been seeing in Lok Sabha also, and we are really lucky that we are rejecting dynastic politics. It took a long time, ma'am, I have to say. I think We've grown as a हाँ society. बिल्कुल, मैं बहुत लंबा समय लगा उस रूल से निकलने के लिए, एंड वी आर लकी कि हमें ऐसे रूलर्स मिले हैं. हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनके नेतृत्व में हमारे देश आज उस पॉलिटिक्स के एक स्फीयर से निकल के आए हैं. जी. हमारे यहाँ इस बात का एक बहुत है कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री दोनों ही डायनास्टिक पॉलिटिक्स के अगेंस्ट रहे. मुख्यमंत्री इस बात का एक बहुत बड़ा उदाहरण है. वो एक मठ से निकले हैं. वो मठ की डायनास्टिक पॉलिटिक्स को फेवर करते हैं. बट आप ये देखिए, उस मठ की डायनास्टिक पॉलिटिक्स में देयर इज नो ब्लड लाइन गोइंग. वो जो योग्य है उसको चुनते हैं, मठाधीश बनाते हैं, और फिर वो मठाधीश मठ की डायनास्टिक पॉलिटिक्स लेके चलता है. सो हम इस तरीके से चलते हैं, तो दैट इज ऑलवेज बेस्ट. मैम, लास्ट में मैं एक क्वेश्चन यही आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारे जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख भी रहे हैं, और जो बच्चे आज भी अपने करियर की एक चॉइस लेकर के अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैम कोई एक ऐसा छोटा मोटिवेटिंग मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? कि जैसे आपने बोला कि परिस्थितियां जीवन में कुछ भी आ सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम जो समझ रहे हैं हमारे लिए अनुकूल है वही परिस्थिति हमारे सामने आए, लेकिन उसमें भी कैसे हम बेस्ट यूज़ उसका करके आगे बढ़ सकते हैं. तो मैम वो क्या एक मैसेज आप देना चाहेंगे सभी बच्चों को? मेरी फेवरेट ऑथर हैं पीजी वुडहाउस. उनका पुराना एक एडेज है, when life gives you lemons, squeeze them and make a lemonade. Absolutely. अगर लाइफ आपको कोई विपरीत चीज दे रही है, खट्टे नींबू दे रही है, तो नींबू पानी बना. बिल्कुल बिल्कुल. ये आपका टैलेंट है. आप किसी को एक सिंपल कागज दिखता है और किसी को उस कागज में कला दिखती है कि उस पे मैं रंग उकेरूंगा और एक सुंदर सी कलाकृति बना दूंगा. सो ये आपका पर्सपेक्टिव है कि आप उस कागज का क्या करते हो. लाइफ इज अ ब्लैंक कैनवस. हाउ यू कलर इट इज व्हाट गॉड हैज गिफ्टेड यू. सो जस्ट यूज योर टैलेंट्स. डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स. डोंट लेट अदर्स कंपेयर यू. अपनी वर्थ पहले खुद पहचानो. जब आप अपनी वर्थ पहचानते हो ना, आप अपने लिए ट्रू होते हो, अपनी वर्थ पहचानते हो, तो दुनिया को आपकी वर्थ पहचाननी पड़ती है. बिल्कुल. आप अपने उसूलों से, अपनी नैतिकता से कॉम्प्रोमाइज मत करो. बी ट्रू टू योरसेल्फ, द वर्ल्ड विल बी ट्रू टू यू. थैंक यू. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू, दैट वाज ब्यूटीफुल. मैं चाहूँगा अगर आपके किसी के कुछ भी क्वेश्चंस हो तो वी हैव 5 मिनट्स. आप कोई भी अपना सवाल मैम से पूछ सकते हैं अगर किसी के पास कोई भी डाउट हो तो. एनीवन, एनीथिंग? कोई सुन भी रहे थे? यस, बोर हो गए सुन के? मैम एक क्वेश्चन मेरा है, ये थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक है, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ मैम, आप खुद इतनी एविड रीडर हैं, तो मैम कोई भी बुक रिकमेंडेशन जो आप देना चाहें, मतलब जो कि आपको लगता है कि दिस इज, मैम आई वुड से नॉन फिक्शन, जो कि हमारे बच्चों के भी काम आ सकती है अभी, कि भाई आप लाइफ के ऊपर, फिलोसफी के ऊपर, या फिर कोई ऐसी बायोपिक आपने पढ़ी हो जो आपको लगता है. want to read a non-fiction जी. and you have a logic, you want logical things, then you read J. Sai Deepak. J. Sai Deepak. J. Sai Deepak is read his India trilogy. It's wonderful. It opens up a lot of facts in your mind. मैम एनी मूवी, टीवी सीरीज? क्योंकि कई बार क्या होता है मैम, बच्चे पढ़ के, हमारे बड़े मेहनती बच्चे हैं मैम, ये बहुत पढ़ते हैं, तो इन बेचारों को फिर मजबूरन मैम कई बार ना टीवी देखना पड़ता है, मूवीज और टीवी सीरीज देखनी पड़ती हैं. तो एनी मूवी, टीवी सीरीज मैम दैट यू वुड रेकमेंड? TV series, currently I am watching The Big Bang Theory. Okay. I'm on a 3rd rerun of it. Okay, wow. Right. So it depends. If you are in for a little bit of science fun, then Big Bang Theory. Absolutely. If you're into horror, go for Supernatural. Wow. So I Good recommendations. I don't watch Z and Star Plus. So sorry, I can't recommend those. I've never watched them. Never I have seen a serial in my life. All this Mihir, Tulsi and Akshara, Naitik, I've never watched them. जी. I find no logic in Ekta Kapoor serials. I stay away from drama in your personal life and also from the television drama. They are toxic. Don't watch them. Don't watch Anupama. Please. The most important feedback of the day. Please. Avoid drama. It
only gets trash in your heads. Watch movies, watch a lot of movies, but don't expect movies to come true. Movies देखो, और movies पता है, nonsense movies भी देखो, fact movies भी देखो, सब कुछ देखो, because the more you see, the more you're able to imagine, the more you're able to get the perspective of others. But don't think कि जो movie में दिखाया है वो सब सच है. ऐसा कुछ नहीं होता लाइफ में. कोई शाहरुख खान बाहें खोल के किसी के लिए नहीं खड़ा होगा. Never happens. So सबको घूम फिर के थोड़ा सा मोटा, थोड़ा सा गंजा लड़का मिलना ही है. कुछ दिनों बाद हो ही जाना है, शादी के पहले या शादी के बाद. So don't think of Shahrukh Khan as the best romance. No. Find happiness in yourselves. अच्छी मूवीज देखो. कभी कभी हंसने के लिए गोविंदा की मूवीज भी देखते थे हम लोग. और जब एजुकेटेड होना चाहते थे तो हम अच्छे डायरेक्टर्स भी देख लेते थे. जब बिल्कुल वाओ फैक्टर में जाना चाहते थे तो संजय लीला बंसाली देख लेते थे. बट मूवीज इवेंचुअली आर ऑल फिक्शन. गो फॉर गुड बुक्स. द बेस्ट कंपेनियंस आर बुक्स. ट्रू. थैंक यू सो मच मैम. लास्ट अगर कोई और किसी पे क्वेश्चन है. मैम आप जिला पंचायत सदस्य हैं. आई विश कि आप विधानसभा या लोकसभा में जाएं. क्या बात है. तालियां. आपको नहीं लगता मुरादाबाद में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए? डेफिनेटली होना चाहिए. मैं Good question. इसी बात को तो कहती हूँ कि हम लोगों के इतने सालों से मेडिकल कॉलेज की डिमांड है. मेडिकल कॉलेज के लिए लैंड भी हो गया, सब कुछ हो गया. बट अगेन यू नो लीडर्स हैव टू बी एक्टिव. ट्रू. जनता चाहती है, लेकिन जनता की आवाज कौन है? जनता की आवाज उसके चुने हुए नेता होते हैं. जितने चुने हुए नेता गए हैं, मेडिकल कॉलेज की डिमांड आज से नहीं, जब मैं यहाँ पे एमबीबीएस की तैयारी कर रही थी 98 में, तब से चल रही है. मेडिकल कॉलेज की डिमांड इतनी पुरानी है, यूनिवर्सिटी की डिमांड इतनी पुरानी है. थिंग्स आर मूविंग एट अ वेरी स्नेल पेस. क्योंकि अभी जिसे कहते हैं ना, डिमांड शिद्दत से नहीं है. शिद्दत नहीं है. जब तक नेता में भी शिद्दत नहीं होगी तब तक हवा में बात करना बहुत आसान है कि ये भी देंगे, ये भी देंगे. लेकिन अभी डिमांड्स बहुत प्रैक्टिकली नहीं ली गई हैं. जो उसके अगेंस्ट फैक्टर्स हैं, ऑफ कैमरा बात करेंगे. बट आप भी जानते हैं देयर आर few people who don't want a government medical college in Moradabad because फिर प्राइवेट पे असर पड़ता है. Absolutely. So definitely डिमांड है, नीड है. और होपफुली आपने कहा ना, अगर हम लोकसभा या सम प्लेस जाएंगे तो थोड़ा हेवी डिमांड में वजन आ जाएगा. तो आपको पता लग गया क्या करना है ना, कॉलेज बनवाने के लिए. डेफिनेटली. बिल्कुल. एनी अदर क्वेश्चन, एनीवन? नहीं? ठीक है. Then I think we should wrap. Thank you so much, ma'am. This has been a wonderful experience having you here with us. और हम सब ने आज बहुत कुछ सीखा. और मैं दोबारा मैम यही बात कहना चाहूँगा, ऐसे लीडर्स बहुत ही कम मिलते हैं, ऐसे पॉलिटिशियंस बहुत ही कम मिलते हैं जो कि एक एकेडमिक बैकग्राउंड से निकल के आए हैं. और जितनी खूबसूरती से मैम आपने अपने विचारों को हमारे साथ में आज व्यक्त किया, तो उसका मैं सिर्फ श्रोता ही नहीं, मैं जीता जाता, मैं उसको एक्सपीरियंस कर पाया. मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात थी मैम ये. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू.